बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं सियासी तौर पर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, वहीं शहर कराची के लिए भी बात कुछ की जा रही है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इफ्तिताही तकारीब का इनेकाद होता रहेगा? शहर कराची की आवाम जो है क्या वो अब भी इस वक्त जो मसाइल फेस कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई सदेबाब नज़र आ रहा है? इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। वहीं दूसरी जानिब देखते हैं कि सड़कें टूटी हुई नज़र आती हैं, वहीं ट्रैफिक का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उबलते हुए गटर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में शहरी कराची पर एक और बोझ डाला जाता है। एक जानिब हम देखते हैं कि टैक्सेस की भरमार है, तो दूसरी जानिब महंगाई का तूफान है, और ऐसे में ट्रैफिक चालान की भरमार की जा रही है। क्या ट्रैफिक का चलान जो कि इस वक्त भारी भरकम चलान शहर कराची की आवाम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, क्या इसका कोई सदेबाब होगा? इसमें हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब, MQM सिंकतारो के, इसके साथ साथ सलमान रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार भी हैं। सबसे पहले दोनों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। आमिर साहब, तमाम तर सूरत हाल शहरी कराची में अभी की बात नहीं है, मैं गुज़िश्ता 25 साल की बात करूं तो पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी कराची की सूरत हाल यही नज़र आ रही है हमें। हम रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ मैं ही एक टॉक शो, या अगर बोले तो मैं कोई सिर्फ एक ऐसा शो नहीं है जो कि शहर कराची के मसाइल को उजागर करता हो। गिनतियों लाइन लग जाएगी, लेकिन शोज़ में जो मसाइल हैं वो जूं के तू नज़र आएंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मसाइल और हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे जब तक कि आपका निज़ाम है, और जो कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के नाम पे एक फौड़ी निज़ाम बनाया हुआ है कि चाहे टाउन चेयरमैन हो, UC चेयरमैन हो, चाहे मेयर साहब हो, ये एक फ्रॉड का निज़ाम है। इस निज़ाम में सिर्फ कुछ अवामी मसाइल तो हल नहीं हो रहे, सिर्फ आप तनख्वाहें ड्रा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, लोग आते हैं अपने घरों पे सो रहे होते हैं, इधर उधर काम कर रहे होते हैं, ऑफिसों में भी नहीं होते, और हर महीने अरबों रुपए की उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो इस निज़ाम का फ़ायदा कोई बता सकता है? तो हम हर प्रोग्राम में जाके बात कर रहे हैं ऐसे बलदियाती निज़ाम का क्या फ़ायदा जिसके अंदर आप अरबों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं हर महीने, और उससे आप कोई भी फ़ायदा नहीं निकाल सकते। आज देखें, आज 15 साल का जो आप तो 25 साल की बात कर रहे हैं। क्या 2010 में कराची ऐसे था? 2009-10 में कराची दुनिया के नंबर 1 शहरों में शामिल होने जा रहा, उन शहरों में शामिल हो गया था कि जो तरक्की याफ्ता शहर होते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सड़कें, पानी के मसाइल, तो वो हल होने की तरफ जा रहे थे। आज हमारे पास क्या है? आज ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास पानी है, ना गैस है, और के इलेक्ट्रिक और बिजली के मसाइल भी आपके सामने, ना हमें लाइट मिल रही है। ये वो शहर है जो 75% रेवेन्यू जनरेट करता है, जो मुल्क के अंदर अपना सबसे बड़ा इकॉनमी में हिस्सा डालता है, और इसको मिल क्या रहा है? 0/0। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि देखिए, बहुत सारे चैनल्स पे आजकल पंजाब की बात चल रही है, कुछ सिंध के लोग बयान दे रहे हैं, हमारे वज़ीर। आज सहाफ़ी हजरात को भी मैं कहता हूँ, आप ये सवाल मुर्तज़ा आपसे क्यों नहीं कर रहे कि जो NFC अवार्ड के थ्रू हर महीने चारों सूबों को पैसे मिलते हैं, जिसमें मरियम नवाज़ तो कहती हैं कि मेरे पास दिखाने को भी है और मैं डिलीवर भी कर रही हूँ, आए देखें। तो क्या आपके पास जो हर महीने पैसा आ रहा है NFC अवार्ड के ज़रिए, वो ये सिंध का जो कैपिटल कराची है, ये पैसे जमा करता है, वफाक को देता है, वफाक आपको हर महीने रिटर्न करता है। तो उस पैसे में से आप हर महीने शहर के अंदर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? सवाल ये है कि आपने शहर को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया, आपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया 15 से 16 सालों में। आज हर गुजरते दिन के साथ आप शहर में तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या दुनिया के उन शहरों में शामिल है कि जहाँ पे एक अभी पहले 1 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया कि आपने जुर्मानों के अंदर और चालान के अंदर 500% और 1000% इजाफा कर दिया है? तो क्या हमारा शहर कराची उन शहरों में शामिल हो चुका है जो तरक्की याफ्ता शहर है? क्या हम पेरिस, लंदन को तो छोड़ दें, अब क्या अफगानिस्तान की तरह हम अपनी सड़कें बना चुके हैं? क्या हमने बांग्लादेश की तरह तरक्की कर ली है? क्या हमारे सड़कें इस्लामाबाद की तरह बन चुकी हैं? तो क्या हमारे ऊपर इतना बड़ा टैक्स इम्पोज करना, यानी इन शहरियों के साथ वो शहरी जो आपको हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, ये वही शहरी हैं जो मुल्क चला रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने जालिमाना और कातलाना हमला किया है एक नोटिफिकेशन इशू करके कि आपका शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा आपका टाउन है, कौन सी UC है, कौन सा आपका इलाका है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने का पानी नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं। आज आपके पास ट्रैफिक पुलिस के अंदर कितने लोगों की कमी है? क्या आपके पास 100% कैपेसिटी पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है रोड पे? क्या आपके 100% सिग्नल मौजूद हैं? चंद सिग्नल्स हैं रोड्स पे, बाकी इंटरनल रोड्स पे तो कनेक्टिंग रोडों पे कोई सिग्नल्स नहीं है।
तो क्या आपने वो अपना सारा निज़ाम बेहतर कर लिया? आपने अपनी नाकामी का मलबा, जो कि आपने हर सेक्टर में नाकामी हासिल की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पुलिस की रिफॉर्म्स हो, चाहे अपना सिग्नल्स हो, चाहे ट्रैफिक कवानीन हो, आपने अपनी नाकामी का मलबा एक आम आदमी पे डाल दिया। वो आदमी जो पहले महंगाई तले दबा हुआ है, जिससे आपने किताबें छीन ली, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो अपनी बाइक को इतनी बुरी हालत में अपने पाँवों से ब्रेक लगाने रोक रहे होते हैं, तो क्या आप उनको नाजायजी करके चालान काटेंगे? और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस पुलिस सार्जन के हाथ में एक कागज़ उठा दे दिया नोटिफिकेशन कि 5,000 का चालान है, तो आप उन्हें 30% उस पर उसकी कमीशन रखी हुई है ऑफिशियल। तो जब वो 5,000 का चालान काटेगा तो उसको 1,500 रुपये मिलेंगे। तो आप बताएं, क्या वो गरीब आदमी जिसके जो आपके ना सिग्नल्स हैं, क्या इसका तयन कौन करेगा कि सिग्नल्स ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, सिग्नल्स बंद पड़े हुए, टूटे फूटे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, आप वो 5,000 रुपये उससे चालान लेने जा रहे हैं? तो आप आखिर अपनी नाकामी का मलबा उन शहरियों पे डाल रहे हैं, वो शहरी, ईमानदार शहरी जो हर महीने अपना जो खरीदारी करते हैं उस पर टैक्स अदा करते हैं और जिससे मुल्क चलता है। तो आपने उनके साथ क्या सोचा है? क्या उनको शहर से निकालना है? क्या आप क्या करना चाहते हैं? ये कोई बता नहीं पा रहा कि अपनी नाकामी आप एक आम आदमी पे डालना चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बड़ा सुना जाता है, इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, लेकिन आज ये खुली, जो कहते हैं ना कि खुली किताब की तरह सामने हमें पूरी हकीकत नजर आ रही है, जहां ये मंसूबा हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक चालान की जहां हम बात कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक चालान किए जाएंगे, हमारे पास कैमरे हैं इस रेंज की? क्या हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट में सिर्फ कुछ शाहराहें ऐसी हैं जहां पे ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर कैमरेज लगाए गए? उसमें से भी कुछ कैमरे ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल से अब भी नाकारा हैं, उसको चेंज किया जाता है तो उसमें भी खुर्द बुर्द के मामला सामने आते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, चालान जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? आपने इंप्लीमेंटेशन तो कर दी, क्या इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कोई मैकेनिज्म और सिस्टम बनाया गया? ये एक अधूरा सवाल है सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो देखिए चालान क्यों किया जाएगा। सवाल तो ये बनता है ना कि चालान क्यों किया जाएगा। क्या आपने रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही कर दिया है? क्या आपके तमाम सिग्नल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या आपकी जो सड़कें हैं वो सारी काम कर रही हैं? क्या ट्रैफिक पुलिस जो है वो उस तरह काम कर रही है जिस तरह उसको काम करना चाहिए? क्या ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे मौजूद है? शहर में ट्रैफिक उस तरह रवा दवा है जिस तरह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का ट्रैफिक होता है, उस तरह से ट्रैफिक चल रहा है? यहाँ हालत ये है कि गधा गाड़ियों के चलने के लिए भी रोड मौजूद नहीं है। गधा गाड़ियाँ जिन जिन रोडों पे और कच्चों पे चलती है उससे भी बदतर हालत है इन रोडों की। यहाँ पे 1-1, 4 और 2-2 फीट के गड्ढे मेन रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। शारे फैसल जैसी रोडों जो हैं वो गड्ढों का शिकार हैं। और तो ऐसी सिचुएशन में आपको हक क्या पहुँचता है कि आप जो है वो जो शहरी जो पहले ही बेयारो मददगार है, जो पहले ही पिसा हुआ है, जो पहले ही धक्के खा रहा है, जो पहले ही इन तमाम टूटी हुई सड़कों की वजह से जो है बीमारियों का शिकार है, उस शहरी के ऊपर मजीद बोझ आप जो है वो ट्रैफिक चालान की सूरत में डाल रहे हैं। तो ये ट्रैफिक चालान जो है वो एक तरह का भत्ता ही समझा जाएगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने ये ट्रैफिक चालान जो है इसके ऊपर मतलब ट्रैफिक चालान नाफिज कर रहे हैं। तो ये ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली अपनी जेबें, अपनी शाह खर्चियाँ, जो हुकूमत की शाह खर्चियाँ हैं, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं और उनको इन रोडों के ऊपर गड्ढे नजर नहीं आते हैं, ये उन लैंड क्रूजर्स की तादाद में इजाफे के लिए एक आम आदमी की जेब से मजीद पैसे निकालने का एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि ना शहर में पानी है, ना शहर में क्या कहते हैं सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम आप देख लीजिए। सेफ सिटी कैमरे का आपने जिक्र किया, सेफ सिटी कैमरे आप मुझे बताइए कितने % सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो चल रहे हैं? क्या सिर्फ शारा फैसल कराची शहर का हिस्सा है, बाकी शहर जो है वो बाकी जो शहर है वो कराची का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ लोग रहते नहीं है? क्या वहाँ के लोगों की जो सिक्योरिटी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपने कुछ सही करना है तो सबसे पहले कराची शहर के अंदर पुलिस का निज़ाम सही कीजिए, सबसे पहले आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सही कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कीजिए। आपने अगर फाइन लगाना है, आपने चालान लगाना है ना, तो आप अपने सरकारी इदारों के ऊपर चालान लगाइए, आप अपने सरकारी मुलाजमीन के ऊपर चालान लगाइए जो घरों में बैठे सो रहे होते हैं और उनकी सैलरियाँ उनको घरों में बैठे बैठे मिल रही हैं और उनका ना कोई अटेंडेंस का निज़ाम इस शहर में वाजे है, ना जो है उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में आप देखिए जो सिंध गवर्नमेंट का बजट है उसमें 50% से ज़्यादा बजट जो है वो सैलरियों की मद में
इशू कर रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो है वो उस तरह से काम कर रहे हैं जितनी वो सैलरियां ले रहे हैं, जितने अच्छा, दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि फायदे ले रहे हैं? सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, जहां कानून तो नाफिज कर दिया गया, भाई चालान भी दिए जाएंगे, ऐसे में अब इससे अगर बैक ऑफ होना है तो उसके लिए भी इनके पास बड़ी अच्छी पॉलिसी है। वो यही कह देंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी हर जो भी हम स्टैंडर्ड देखें तो सड़क 3 लेन बनी हुई होती है, ठीक है ना। अगर अभी हम देखें शहर कराची में जहां जहां बीआरटी मंसूबे चल रहे हैं, जहां जहां हम देख रहे हैं कि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे चल रहे हैं, तो वहां पे सड़कें 1 या 2 लेन से ज्यादा है ही नहीं। तो ये भी हमें लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर इस निजाम को ये डिले करते हैं तो उसका भी मलबा ये बीआरटी के ऊपर मैं कहते हैं 1-2 लेन आप कह रहे हैं, ये बड़ी आप जो है खुशदिली का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना ये आधी लेन भी अवेलेबल नहीं है। आप जाके देखिए कि किस तरह से जो है शहर कराची को तबाह किया गया है। ये जिस सड़क पे आप बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी रोड, ये कितने सालों से तबाह हुई हुई है। सिंध गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो पहले ये इस सड़क को तो बना लें। इस सड़क पे चलने वालों को चालान करेंगे, वो इस सड़क पे चलने वालों को चालान बनता है। आप सोचिए जिस तरह कराची की सड़कें का हाल है, तो ये तो। और दूसरी बात जो ये कह रहे थे आमिर भाई, वो सही कह रहे थे कि देखें निज़ाम क्या है यहाँ पे। निज़ाम जो है वो इस कदर गल सड़ गया है कि निज़ाम काम नहीं कर रहा है। तो जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं करेंगे, आप देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो 1500 अरब रुपए का जो बजट है, 1500 अरब रुपए वफाक से टैक्स वसूल करती है, लेकिन कितना फीसद कराची को देती है? कराची 54%, पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 54% कराची से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें 34% जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट कराची के शहरी टैक्स के सूरत में अदा करते हैं। लेकिन आपके कराची के ऊपर कितने पैसे लगते हैं? आप भी पिछले बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के ऊपर 21 अरब रुपए का बजट में रखे गए थे। तो ये हाल है शहर का। वो तो विफाक से शिकवा कर रहे होते हैं, हमें तो बजट दिया नहीं जाता। एनएफसी के मद में भी जो बजट आ रहा होता है उसमें भी हम देखते हैं कि वही कहते हैं कि जी इतना बजट नहीं दिया गया विफाक के। नहीं, देखें एनएफसी जब आता है इनके पास, तो उसके बाद उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने मतलब इनको बल्दियात में ट्रांसफर करना होता है, जो ये नहीं करते। जो सबसे बड़ी जो कदखन है शहर की तरक्की में वो यही है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास फंड होते नहीं है। उनको फंड के लिए सिंध गवर्नमेंट से भीख मांगनी पड़ती है। तो जब तक आप इस निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई तब्दीली आने वाली है। ठीक सर, इसी का जवाब दीजिएगा, खास करके जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी जो कानून नाफिज हम कर तो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एनएफसी के हवाले से हमेशा एक ही बात आती है कि जी विफाक की तरफ से फंड्स ही नहीं मिल रहे होते। देखिए, आपको कौन सा फंड चाहिए? एनएफसी अवार्ड जो बना था 2010 में, अब नया एनएफसी आ रहा है, तो वो एक ताकत का सर चश्मा था। तो पीपल्स पार्टी ने और सिंध गवर्नमेंट ने, और उस टाइम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत जोर लगाया था उसको हासिल करने के लिए कि किसी तरीके से एनएफसी अवार्ड हो जाए तो हमारे सिंध के अंदर वारे निहारे हो जाएंगे। तो आज देखिए ना, एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो पैसे मिल रहे हैं, अब ये बात बड़ी टेक्निकल है। यूनुस दागा साहब ने 3 प्रोग्राम किए हैं शाहज़ाद कामरान खानज़ादा के साथ और आर्टिकल लिखे, तो वो आप पढ़ लें तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो इन्होंने फाइनेंस कमीशन, देखिए आज 2010 से पहले सिंध लोकल बॉडीज को कितना पैसा ट्रांसफर होता था, कितना काम होता था। आज ये सिर्फ जो लोकल बॉडीज निज़ाम है ये सिर्फ एक कागज़ की हद तक रह चुका है और बाकी इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे। हम क्यों कहते थे कि इस लोकल बॉडीज का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें आप सिर्फ तनख्वाहें देके टैक्स पेयर की आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आपको जब हर महीने पैसे मिल रहे हैं, आप फाइनेंस सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं, आपको हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हर महीने ट्रेन आती है, महीने में 2 दफ़ा ट्रेन आती है, एक 17 तारीख को आती है, एक 2 तारीख को आती है। तो आप बताएं कि वो पैसा आप कहाँ शहर में खर्च कर रहे हैं? पंजाब में तो खर्च हो रहा है, केपीके में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, तो नजर आ रहा है। तो सिंध के अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई यूसी, कोई टाउन, कोई दिखा सकता है आके कि आप मुर्तज़ा साहब क्यों प्राइम मिनिस्टर के पीछे लग गए 200 अरब के लिए? भाई आप हर महीने सीएम साहब को लेटर लिखें कि जो एनएफसी अवार्ड के पैसे आते हैं उसके अंदर आप हर महीने हमारा शेयर दें, जो शहर का हिस्सा बनता है वो मांगे। आपके पास तो हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो आप क्यों फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे 200 अरब दें? आप तो हर महीने अगर अपना हिस्सा लेंगे, इस शहर का जो हक बनता है, तो वो तो पता नहीं कितने 100 अरब बन जाएंगे। तो आप तो सीएम साहब को आपने कभी लेटर भी नहीं लिखा कि जो हर महीने हमें ट्रेंच मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी, तो वो हमारा पैसा है ना, तो आप उसमें से शहर का हिस्सा लें। वो सिंध का कैपिटल जो पैसे जमा कर रहा है, तो उसके अंदर से उस कैपिटल को कितने आप हर महीने पैसे एलोकेट अच्छा, शर्जील इनाम अहमद साहब का बड़ा बयान सामने आते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये शहर इतना ही बुरा है तो यहाँ रोजगार के लिए लोग क्यों आते हैं? तरक्की करता हुआ शहर है, इसलिए लोग यहाँ पर आके आबाद भी हो रहे हैं, यहाँ आके रोजगार के जो मौके हैं उससे इस्तेफादा हासिल करें। इसके ऊपर जरूर बात होगी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज।
वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे रोजगार के हवाले से, हम बात कर रहे थे कि शहरी कराची एक बड़ा शहर है जो तरक्की करता हुआ शहर बताया जाता है। ऐसे में रोजगार के लिए पूरी पाकिस्तान से जो है वो लोग आते हैं और आके यहाँ पे रोजगार ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया लियाकत अस्कानी साहब ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। बारिशों के दौरान हमने देखा, अब जब हम देख रहे हैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं, इस पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कुछ हमें बताइएगा। बारिशों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाह हुआ है उस पर काफ़ी रोड हैं जो डैमेज हुए हैं, कहीं पर पेचवर्क है, कहीं पर रोड सिरे से ख़त्म हुए हैं। तो उस पर 106 रोडों पे KMC काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। तो उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्टों पर काम चल रहा है और हमारे ज़ेरे क्यामाड़ी और वेस्ट में भी काफ़ी रोड हैं जिनका आज 4 नंबर बल्दिया 4 नंबर पे आज रात को जिनकी अभी कारपेट भी होना है, तो उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा रशीदाबाद से फुटबॉल चौक तक एक रोड है, उस पर भी काम चल रहा है। और मारीपुर रोड है, अबरीवर रोड है जिसके जहाँ पर पेचवर्क है उस पर भी काम कर रहे हैं। बंदर रोड है और औरंगी में आपके सामने रोड हैं जो जिस पर काम हो रहे हैं, जिसमें बनारस चौक से गुरुद्वारा रोड है, उस पर भी काम चल रहा है। मंगोपीर रोड है, वो भी इसमें है। बहुत से रोड हैं। लियाकत अस्कानी साहब, हम ये देखते हैं कि हर साल आपकी हुकूमत रोड भी बना रही है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ज़बोहाली का शिकार हो जाती है। ऐसे में क्या हुकूमत के पास कोई मुस्तकिल ड्रेनेज सिस्टम और कोई रोड मेंटेनेंस का प्लान मौजूद नहीं है क्या? देखिए जी, पहले भी मेयर साहब ने वाज़ेह तौर पर चीज़ें बयान की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जिस तरह कराची में जो बारिशें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के बाद, जिस तरह की पोजीशन है, जिस तरह पहले भी 2 साल पहले भी 800 से मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है या उससे ऊपर, अभी भी 250 के करीब हुई थी। तो उसमें कराची का जो सिस्टम है वो तकरीबन 80 मिलीमीटर का है। और अभी आप देख लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ है सेवरेज का, जो लाइनें हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लान करना होगा पूरे कराची शहर के लिए। तो ड्रेनेज सिस्टम को मजीद सर दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, अगर इस तरह की बारिशें होंगी तो रीबिल्ड करना पड़ेगा। 17 साल से सर आपकी हुकूमत है, हम 80 मिलीमीटर की आपने बात की कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। 17 सालों में अगर हर साल थोड़ा थोड़ा करके भी लगाया जाता तो शायद ये 100 मिलीमीटर बारिश तो बर्दाश्त कर ही लेता। देखें जी, ये तो है, लेकिन आप मेयरशिप भी थी ना, आप देखें ना KMC ये कराची मेट्रो। सर 17 साल से तो हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है ना? जी बिल्कुल, हमारी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। लेकिन आप देखें जो सिस्टम डला है वो फंड्स जो इससे पहले जो मेयर थे उनको भी जारी किए गए हैं, टाउन चेयरमैनों को भी जारी किए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे 17 सालों में उनको भी फंड्स दिए गए हैं। तो अभी सारा इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पर नहीं है, ये तमाम जमातें यहाँ पर थी। आप देखें हमसे पहले तो अगर ये 17 साल आप पीपल्स पार्टी गिन रहे, उससे पहले भी कराची में एक जमात है जो इस शहर पे पूरे उसने हुक्मरानी की है 30 से 35 साल तक, जो कराची के दावेदार भी हैं, जो हर वक्त कराची के लिए ज्यादा बात करते हैं, कराची और हैदराबाद के लिए। तो उन्होंने आप देखें कराची और हैदराबाद में क्या किया है। हमने सबने मिलकर काम करना है। ये सारे कोई ऐसा मसला होता है तो वो आके यही कहते हैं कि 17 सालों से हुकूमत है। तो 17 सालों में ये भी मेरे ख्याल में ये 25 से 30 सालों से हुकूमत में है और 25 से 30 सालों से इनको फंड मिल रहे हैं। और आज भी वफाकी गवर्नमेंट में MQM बैठी हुई है। और मुझे बता दें कि कौन सी गवर्नमेंट आई है वफाक में जो MQM की कोalition ना रही हो, या सूबे में भी कौन गवर्नमेंट है तो पिछले 5 साल वो हमारे साथ नहीं थे, अभी हमारे साथ नहीं है, इससे पहले भी हमारे साथ कोalition में थे। तो जो फंड्स तरक्याती होते हैं वो तो सबको जारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलते हैं। तो हमारी उस टाइम पे, उससे पहले हमारे पास 6 से 7 MPA थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 हो गए हैं। तो आप देखें कि हमारे जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, अपने अपने इलाकों में तो काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये आप देखें हमारे अंदरूनी भी जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं था, हम उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी गलियां हैं, हमारे रोड हैं,
कहीं पर पानी की लाइन नहीं है, कहीं पर सेवरेज की नहीं है, जो शुरू से नहीं थी वो भी हम डाल रहे हैं। तो इतने सालों से में उन्होंने हमारे जो इलाके जहाँ पर उनकी अक्सरियत नहीं थी वहाँ पर तो कुछ काम ही नहीं किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट हर जगह पर काम कर रही है और कराची में हर जगह पर बिला तफरीक काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जहाँ पे पीपल्स पार्टी के MNA जीते हैं, MPA जीते हैं। लियाकत अस्कानी साहब, आप अगर रोड पे निकले ना तो अवाम को बड़ा शिकवा है आपसे। मतलब वो कहते हैं कि 17 साल तो चले, हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम ये बात करते हैं अगर 5 साल की, 5 साल में भी हमने देखा कि मंसूबों के फीते काटे गए, अभी तक कोई मंसूबा नजर नहीं आ रहा। अब मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, हम 2 ही मंसूबे अभी देख लें जो आपके रिसेंटली बने हुए हैं। आप वो नहर का मामला देख लें, आप उसके अलावा सारे भुट्टो का मामला देख लें, तो ये तमाम तो सूरत हाल ऐसी नजर आ रही जहां पे शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम में। दूसरी जानिब अब आप लोग कहते हैं कि जी सुबायत की बात या हम ये बोलें कि विफाकियत की बात, दूसरे सूबे के लोग अब जो है वो कराची की अवाम को कहते हैं कि जनाब बताइए कैसा चल रहा है आपका शहर, क्या जवाब दें सर? देखिए जी, वो पूरा पंजाब लाहौर तो नहीं है, आप भी पंजाब घूमे हो, हम भी घूमे हैं, तो पंजाब तो लाहौर पूरा सिंध भी तो सर कराची नहीं है। लाहौर से हटकर आप विजिट करें, आपको पता चल जाए। ये सर बहुत अच्छी सड़कें, मैं खुद विजिट कर आया हूं। मैं खुद इस चीज को कहूंगा कि अगर हम यहां शहरी कराची में रह रहे हैं तो शहरी कराची वाकई में बहुत बड़ा शहर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो लाहौर के बराबर है। लेकिन बात यह है कि क्या शहरी कराची का भी कोई ऐसा छोटा सा हिस्सा है जो इतना अच्छा बना हुआ हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ हो? देखिए जी, आप देखें ना, ये जो जितने भी बने हुए हैं, ये सीपेक के रोड बने हुए हैं, मोटरवेज बने हुए हैं, ये सारे वफाक के फंड, वफाक पर आता है ना जी। वफाक से मिलकर देखें, वफाक ने सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सीपेक शुरू बलूचिस्तान से हो रहा है। तो आप मुझे बता दें, सीपेक में 44 से 45 अरब डॉलर का जो है मंसूबा जब शुरू में जो हमने सुना था, जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, उसमें आप देखें कि बलूचिस्तान में कौन सी रोडें इन्होंने बनाई हैं, सिंध में कौन सी रोडें बनाई। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे, मैं तो शहरी कराची की बात कर रहा हूं। आप देखिए, हम तो सिंध में रहते हैं, आप और हम सब साथ रहते हैं, हम सबको मिलजुल के जो है वो अपने इन मसाइलों को हल करना है। दूसरे जब सूबे के लोग आके हमारे ऊपर ताने कसेंगे तो कितना बुरा लगता है सर। दूसरे शहर के लोग आ रहे हैं और आके हमसे बोल रहे हैं कि जी आप अपने शहर के सूरत हाल देखें, वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मेरे कितने रिलेटिव ऐसे जो आके ये बात कर रहे होते हैं कि सर आपके शहर में कैसे है, यहाँ तो सड़कें नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अगर बाहर निकलते तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो आप भी देखें, हकीकत जो है वो तो छुपता नहीं है ना। आप मुझे बता दें सर, वही तो बात है, कौन सुधारेगा इन तमाम चीजों को सर? पंजाब गवर्नमेंट ने कौन से मोटरवेज बनाए पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट ने कौन से बड़े बड़े रोड बनाए, ये सारे वफाक के मंसूबे हैं, सीपेक के मंसूबे हैं। और वफाक चारों सूबों को इसी तरह देख के सर सिंध में आते हुए आप देख लें, हमारे पास कौन सा M9 मोटरवे कोई बहुत ही अच्छा बना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्या हमारे बना हुआ है तमाम तक? जो मोटरवे दिया हुआ है कराची से हैदराबाद तक, आप उसकी हालत देख लें और पंजाब की मोटरवे की हालत देख लें। देखें, इस तरह की चीजें तो हमारे साथ हो रही हैं, इस तरह की चीजें तो हमारे साथ। सर हल क्या है, हल बताइए सर। सक्कर से हैदराबाद मोटरवे ये कब से ताखीर का शिकार है, तो उस पर ना फंड जारी करते हैं ना कुछ करते हैं। वफाक वादे करती है कि कराची के K4 के पानी के मंसूबे के लिए हम पैसे देते हैं। 1 साल में अभी वजीर आजम साहब ने खुद CM हाउस में कहा कि अगले साल इसकी ओपनिंग करेंगे। उसको पिछले 5 साल पिछला 1 साल वो चला गया, 2 साल अभी हो रहे हैं, 3 साल से वो दिसंबर का उन्होंने ओपनिंग। लियाकत अस्कानी साहब, बात तो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आपकी 17 साल की हुकूमत है, सुबह पंजाब में देखें तो अभी 5 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, वो आप लोगों से मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, आपको तो मुकाबला करना चाहिए। देखें जी, हम तो सिर्फ सिंध की बात नहीं करते, हम वफाक की पार्टी हैं, वफाक की बात करेंगे। ये 17 सालों में जो हमने काम किया है वो सबके सामने है, आप भी देख। सर क्या क्या किया है, कुछ एक मंसूबे मुझे बता दें जो आपने बनाए हो शहरी कराची सूबा सिंध में, बड़े मंसूबे जो बनाए हो। बड़े मंसूबे, मैं अपने अगर जिले की बात करूं, पहले मैं अपनी जिले की बात करूं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। ये अपना जो हब रिवर रोड है, ये 10 किलोमीटर तवील है, जो डबल ट्रैक ये हमने बनाए। जो सिंगल रोड था पहले, जो मेन शाहराह है कराची को और अपना हब से मिलाती है, सिंध को बलूचिस्तान से मिलाती है, ये इस पर भी काम हमने किया। इसके अलावा मारीपुर रोड है जो अरबों रुपए का स्कीम था, वो हमने बनाया। और वो वाई जंक्शन से कैनप तक का रोड है, वो भी अरबों रुपए में हमने अभी बनाया है। 4-5 साल की हम बात कर रहे हैं। और मनोड़ा में आप देख लें, इतना बेहतरीन रोड जो सालों से जिस पर काम नहीं हुआ वो हमने किया है।
इसके अलावा आप देखें कि अपना क्या नाम है, हमारे ज़िले में कोई फुटबॉल स्टेडियम नहीं था। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टेडियम बनाए हैं और 3 पे मजीद काम चल रहा है। अभी 1 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत से बल्दिया का जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो 25 एकड़ से बड़ी जगह है, वहाँ पर हम बच्चों की वो बना रहे हैं। नूरानी फुटबॉल ग्राउंड है, उस पर काम चल रहा है। मारीपुर में एक फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम है, उस पर काम चल रहा है। तो बहुत से काम हम कर रहे हैं। NICVD बल्दिया हमने बनाया है, जो बल्दिया में जो अभी NICVD जो SICVD हुआ है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम है जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा सर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा मुझे कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल नहीं उतरता है, तो उसके लिए सबको प्लान करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक मरतबा उसको पूरा करें। ये वफाक को चाहिए कि कराची को तवज्जो दें, कराची पे वफाक को चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अस्कानी साहब। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया है। सर वो तो बात यही कह रहे हैं कि अगर कराची को बनाना तो वफाक वाले यहाँ आ जाए, तो अब क्या किया जाए सर? देखिए मैं मोटा जवाब दे देता हूँ। देखिए लियाकत अस्कानी साहब हमारे कुली के मेरे भाई हैं। लियारी के अंदर जो पानी लेके गए थे ना 36 इंच की लाइन, वो मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम में जब वो नाजिम थे तो वो लेके गए थे। और बाबा बिट आइलैंड के जो किमाड़ी के अंदर लाइन गई थी पानी की, वो मुस्तफ़ा कमाल भाई लेके गए थे। आप 25 से 30 हज़ार अरब रुपए ले चुके हैं 2010 से 2025 तक, तो आपको कितने हज़ार अरब और चाहिए और आपको कितने सालों की और हुक्मरानी चाहिए जो आप शहर के लिए कुछ सोचेंगे कि करें? आपने 25 से 30 हज़ार अरब रुपए 2010 से 2025 तक खर्च किए, मगर आपने शहर का बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आप जो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप लोगों ने मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। आपके पास कोई रूट मैप नहीं है, कोई आपके पास प्लान नहीं है। आपका मेयर जो है 5 साल से बैठा हुआ है, 2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और 2.5 साल उनको मेयर बने हुए हो गए। तो 5 साल में आपने कोई स्कीम्स नहीं दी। अभी आपने खुद कहा कि 106 रोडों का सिर्फ मेयर है, तो बाकी टाउन के अंदर तो आपकी हुकूमत ही नहीं है। तो बाकी टाउन के अंदर जो आप तनख्वाहें दे रहे हैं वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो आपके पास कोई ना रूट मैप है, ना कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, ना आपके पास K4 का प्लान है। K4 भी फेडरल गवर्नमेंट ने, MQM पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वापडा के हाथ में दिया है। आपके हाथ में था तो आपने 15 अरब से आपको 100 अरब पे पहुंचा दिया और आप ना वाटर बोर्ड उस पर काम करवा सका, उसने कॉस्ट बढ़ाई और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। आज वो काम फुल स्विंग में चल रहा है और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि आप काम कंप्लीट करें, जितने पैसे चाहिए वफाक उनको रीअप्रोप्रिएट करके पैसे दे रहा है। अब आप जो बार बार कहते हैं कि पैसे चाहिए, तो आप तो 30,000 अरब खर्च कर चुके हैं, आपको मज़ीद कितना पैसा चाहिए? आपके पास कोई रूट मैप नहीं है, आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई आपके पास सेवरेज का प्लान नहीं है, कोई आपके पास वाटर सप्लाई का प्लानिंग नहीं है। आप लोगों ने कोई एक स्कीम भी बता सकते हैं कि 17 सालों में कोई मेगा स्कीम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हो? कोई आपने प्लानिंग की हो? 2002 में 92 में S2 कंप्लीट हुआ था, उसके बाद S3 बनना था। S3 आज तक आपका खटराई में पड़ा हुआ है। 12 सालों से स्कीम चल रही है, आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो शहर के अंदर आपने सेवरेज के ऊपर सिंगल स्कीम भी आपने 17 सालों में कोई बड़ी स्कीम नहीं की कि जिससे सेवरेज का मसला हल होता। तो आपने कोई एक स्कीम भी आप आए, मैं मनाजरे का चैलेंज देता हूँ, आए मुझे बताएं कि सेवरेज के ऊपर आपने क्या काम किया 17 सालों में शहर। ठीक है, दूसरी जानिब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद फारूक साहब ने, MPA हैं, जमात इस्लामी संघ का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मोहम्मद फारूक साहब, रोजाना की बुनियाद पे आप भी मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जाते होंगे, मुख्तलिफ चैनल्स के तवज्जुद से भी अगर मैं बोलूँ तो सवाल एक ही होता है कि शहरी कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लें, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पे बात कर लें, किसी भी किस्म की कराची के हवाले से बात कर लें, तो सारे मसाइल जूं के तू नजर आते हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। कराची जो है ना इस वक्त यकीनी तौर पे, अब मैं इसको अगर हड़प्पा के या मोहनजोदड़ो कहूँ, ऐसा ना हो कि वो सिविलाइज कौम जो है ना, जो माजी में गुजर चुकी है, उसके लोग नाराज हो जाएं। इन्होंने तो खंडरात का मंजर इस वक्त कराची पेश कर रहा है और कोई एक रोड नहीं है, एक सड़क नहीं है जो इस वक्त मोटरेबल हो, जिस पे गाड़ी चल सकती हो। सेवरेज का निज़ाम है वो तबाह हाल है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है इस वक्त। इस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के फेलियर की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक तो ये है कि इन्होंने इस कराची जैसे मेगा सिटी के लिए जो पहले कुछ चीज़ें चलती थी उसको तबाह किया। KTC चलती थी वो तबाह हो गई,
जो है यहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, वो बंद हो गई। उसका 2-3 दफा इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन वो नहीं चल रही। 17 साल के अंदर ये 400-450 बसें देकर जो है वो कराची वालों पर एहसान करते हैं। ये 6 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ जो है खवातीन है। 3 करोड़ खवातीन को 300 पिंक स्कूटी देकर कराची वालों पर जो है वो सूबे वालों पर जो है वो एहसान जताते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची को एक मास ट्रांजिट पूरे सिस्टम की जरूरत है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पर चले। यहाँ पर जो है वो पूरा सर कैसे चलेगी? अभी तो बीआरटी का मंसूबा मुकम्मल नहीं होता। हम मलिर कैंट से अगर शुरू करें तो उसके बाद मौसमियात आ जाता है। मौसमियात के साथ अगर हम आगे बढ़े तो जौहर, जौहर से गुलशन इकबाल, नीपा, फिर जमशेद रोड और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ ये सिलसिला एमए जिना रोड तक जा रहा है, जिसमें अगर देखें तो मुत्तसिल करोड़ों की तादाद में सड़कें जो कि जुड़ी हुई हैं। आवाम रोजाना की बुनियाद पे समझने के इस वक्त तजब्जुब का शिकार है कि क्या वो अपने ऑफिस भी जाएं। ये तो ऐसे हालात हो गए कि रोजगार के लिए भी निकलते हैं तो उनको ये डर लगा रहता है कि वो घर कब पहुंचेंगे और ऑफिस कब पहुंचेंगे। सर मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी 11-11 महीने के अंदर जो है वो अंडरपास और पुल तैयार हुए हैं। यहाँ पर जो है वो मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। लेकिन हम कराची वालों ने क्या ऐसा किया है कि कराची वालों से ये इतना बदला ले रहे हैं। 17 साल के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट जब मुकम्मल नहीं कर सके। इस वक्त भी कराची जाहिर है, अगर आप ये कहें कि अब कराची वालों के साथ कर क्या रहे हैं, देखें नंबर प्लेट के नाम पर मोटरसाइकिल वालों को और गाड़ी वालों को पहले ये तंग कर रहे थे, चालान बड़े बड़े कर रहे थे, उनको पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि चालान के नाम पर एक बहुत भारी भारी रकम चालान की जो है वो इन्होंने कोई मुख्तस कर दी है और ये लोगों पर जुर्माने लगाएंगे। आप जुर्माना तो लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं ये दुबई वाला, यूरोप वाला और लंदन वाला। और सड़कें हैं यहाँ पर खंडरात, यहाँ का जो है वो सड़कें चलने के काबिल नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि देखें ट्रैफिक का निज़ाम इस वजह से तबाह नहीं है कि यहाँ जुर्माने कम है। ट्रैफिक का निज़ाम तो यहाँ पे इस वजह से तबाह है कि यही ट्रैफिक पुलिस जो है वो नंबर लेती है, पूरा सिस्टम बनाती है और पैसे ऊपर तक जाते हैं और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक वक्त से पहले शहरों में दाखिल हो जाती है। और वो सड़कें जो हैवी ट्रैफिक के लिए बनाई नहीं गई, मैं इसकी बात करता हूँ मरीर हाट से लेके और टैंक चौक तक और सुपर हाईवे तक, ये रोड हैवी ट्रैफिक का रोड ही नहीं है। लेकिन डेली यहाँ पर हम कई दफा एहतजाज कर चुके हैं, डेली यहाँ पर जो है वो 10 बजे से हैवी ट्रैफिक आ जाता है, जबकि प्राइवेट गाड़ी चलने की भी यहाँ पे जगह। ठीक, अच्छा नासिर हुसैन शाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि सईद गनी के जारी मंसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा तरक्याती स्कीमें इस साल मुकम्मल की गई हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई एक तरक्याती स्कीम बता देना। ये शाहराह भुट्टो जिसको कह रहे थे मलिर एक्सप्रेस वे को, वो मुकम्मल हो गया कि नहीं हुआ ना? ये जो अंडरपास बन रहा है करीमाबाद का, ये मुकम्मल हो गया? नहीं मुकम्मल हुआ। ग्रीन लाइन मुकम्मल हो गई, पिछले 5 सालों से चल रही है, नहीं मुकम्मल हुई। 2 साल से जो है वो हमारी रेड लाइन है जो कराची यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी रोड को जो तबाह हाल कर दिया इन्होंने, जिसपे अब ऐसा लगता है कि शायद कोई गाड़ी ही ना चल सके, इस काबिल कर दिया है। तो अब ये वो बड़े बड़े मंसूबे मैंने गिनाए हैं जो नामुकम्मल हैं अभी तक। K4 मंसूबा ये पिछले 21 साल में नहीं मुकम्मल कर सके, उसके ऑगमेंटेशन प्लान पर जो कराची के अंदर होना, उस पर काम भी शुरू नहीं किया है। मुकम्मल तो खैर दूर की बात है। कराची को K3 मंसूबे पे आखिरी जो पानी मिला था 2004 में मिला था नेमतुल्ला खान साहब के दौर के अंदर। उसके बाद कराची को कोई एक इन्होंने हब डैम से कोई नहर निकाली है, पुरानी नहर को नया करने की कोशिश की है। पुरानी नहर तो चल रही है, नई नहर जिसका बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इफ्तिताह किया था, वो इस बारिश में ही पानी के लिए बनी थी, पानी से ही बह गई। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। मैं समझता हूँ कि कराची के ऊपर खाली कराची से टैक्स ले रहे हैं। ये जो नंबर प्लेट और जुर्मानों की बात हो रही है, सिर्फ कराची के लिए क्यों हो रही है? ये पूरे सूबे पे क्यों नहीं इसका इम्प्लीमेंट होता है इसका? अच्छा सर, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा, हम रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि हम कारकर्दगी पर बात कर रहे होते हैं। आपकी जमात इस्लामी और ज़ाहिर हमारे साथ MQM से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, तमाम लोग जो हैं वो कारकर्दगी पर बात करते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि जी शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होना चाहिए, हर निज़ाम अच्छा होना चाहिए। ऐसे में आप दोनों, आपकी जमात की और इनकी जमात की राहें क्यों जुदा है? क्या एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो सकते शहर कराची के लिए? नहीं, देखिए शहर कराची के लिए जमात ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हम बैठते भी हैं, मिल के बात भी करते हैं,
इसमें कोई बात नहीं है। कराची अलग अलग सियासी जमातें हैं ना, देखें पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। और कराची लेकिन इस वक्त तो शहर कराची के लिए आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही शिकवे कर रहे हैं जो एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले आमिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। सारी सियासी पार्टियों को, हर इकाई को मिलना चाहिए, मिल बैठ के काम करना चाहिए और कराची की बेहतरी के लिए। देखें कराची आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कराची पोर्ट सिटी है, कराची का हक मारा जा रहा है, कराची को जो पैसे मिलने थे वो कराची को पैसे नहीं मिले। कराची ने जो है 3,360 अरब रुपए कराची के पिछले 15 साल के अंदर इस सूबाई हुकूमत ने हक मारा है कराची का, इसको कहीं और यूटिलाइज कर दिया। अच्छा वो कहीं और यूटिलाइज हुआ हुआ नजर तो आया ना, कम से कम सखर बन जाता हम खुश होते हैं, हैदराबाद बन जाता हम खुश होते हैं। वो पैसे गए कहाँ, ये सवाल बार बार कर रहे हैं। जमात इस्लामी तो बार बार कर रही है और खैर और दीगर सियासी पार्टी भी कर रही है, लेकिन मैं जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी इस चीज को भी कंडम करती है। ये जो चालान, भारी चालान जो है वो इस पर लागू किया जा रहा है कराची शहर के ऊपर, ये इसकी वजह मैं फिर कहता हूँ कि जुर्माने कम होने की वजह से कराची का ट्रैफिक का निज़ाम खराब नहीं है। यहाँ साथ हमारे बच्चे डंपरों के नीचे आ रहे हैं, वाटर टैंकर के नीचे आ रहे हैं, हैवी ट्रैफिक। सर मसाइल तो अनगिनत है ना, आप जितनी भी बार गिन लें मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कमी नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मौके सामने आ गया। मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है और इस वक्त स्टूडियो में सलमान रहमान साहब भी हमारे साथ है। सलमान रहमान साहब, तमाम तो सूरत हम देखते हैं, तमाम जमातें जो है ना वो या तो इल्जाम तराशी करती हुई नजर आती हैं या कारकर्दगी पर एक दूसरे के लिए से सवालात करती हैं। अमली तौर पर कोई हिकमत अमली ऐसा नहीं नजर, जैसे अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा कि जब ये दो जमातें आपस में खुद चाहती हैं कि कराची के लिए अच्छा काम हो, लेकिन दोनों जमातें अगर एक पेज पर आ जाएं तो ऐसा हो सकता है ना कि दूसरी जो जमात जो इस वक्त काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही, मिलकर जब एक मुकाबला होगा तो एक भरपूर मुकाबला होगा। सर किस तरह देखते? मैं तो अभी तमाम जो तीनों सियासी जमातों की गुफ्तगू है ना, ये सुन के परेशान हो गया। पीपल्स पार्टी वाले साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कराची की नहीं सिंगापुर की बात कर रहे हैं। कह रहे थे कि जी इस सड़क पे काम हो रहा है, वो फला सड़क के ऊपर काम हो रहा है, फला प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, फला चीज़ों के ऊपर, तो लग यही रहा था कि ये कराची नहीं सिंगापुर की बात कर रहे हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब के दरवाजे के ऊपर सिंगापुर के जो मिनिस्टर हैं वो लाइन इंतज़ार कर रहे हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेने के कि किस तरह कराची वो बना रहे हैं तो सिंगापुर को भी उस तरह से जो है बना लें। तो उनकी बातें सुन के तो ऐसे ही लग रहा था। दूसरी बात ये जो जमात इस्लामी वाले साहब भाई बात कर रहे थे, मुझे भी गिला यही है कि ये जो सारी तनकीद है, तनकीद बराए तनकीद, अपना काम अपने काम की कारकर्दगी पेश करने के बजाय दूसरे की चीज़ों, दूसरी जमातों के ऊपर तनकीद की एक रिवायत पड़ गई है। मुझे जमात इस्लामी से मेरा जमात इस्लामी से सवाल ये है, कुछ काम ही नहीं किया तो मेरा जमात इस्लामी से सवाल ये है कि इनके पास जो बल्दियात की जो सीटें हैं उन्होंने वहां पे क्या काम किया, वो अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बताते वहां पे कि जी हमने ये तमाम जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थे या जो तमाम टाउन्स थे वहाँ पे मिसाली सूरत हाल पैदा हो गई है, वहाँ पे सफाई का निज़ाम जो है मिसाली हो गया है। वहाँ की आप मेन शाहराओं को पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, मान लिया उनकी बेइंतहा ख़राब कारकर्दगी और आज से नहीं, वो ज़माने से हम देख रहे हैं, हम उनकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन जमात इस्लामी ने दावा किया था कि हमें आप वोट दीजिए, हम शहर की जो बल्दियात की सूरत हाल है उसको बेहतर कर देंगे। नॉर्थ नौराबाद का टाउन जो है कराची का जदीद तरीन टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, उस टाउन के अंदर जाइए और आप देखिए वो मोहनजोदड़ो से भी बदतर सूरत हाल दिखा रहा है। आप देखिए, आप मेन शहरों को छोड़ दीजिए, जो अंदर की गलियां हैं उनको क्या उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उनकी जिम्मेदारी जमात इस्लामी के ऊपर नहीं है। उनकी सफाई की जिम्मेदारी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी, वहाँ पे सीवरेज की जिम्मेदारी आपके जमात इस्लामी के ऊपर आती है। इसी तरह मेरे एमके वाले भाई जो हैं आमिर भाई, इनकी भी बात सुन के भी जो है वो मुझे मज़ा आ रहा था कि जी ये तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसी सिंध गवर्नमेंट में 5 साल तक ये उस सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, उससे पहले जो है वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में हिस्सा रहे, इसके अलावा वफाक में पिछले 5 साल से हिस्सा है हुकूमत का। तो तनकीद आपस में ऐसा लगता है कि ये तनकीद जो है वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए, एक नूरा कुश्ती से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये किसी मुस्बत पहलू की तरफ लेके जाने के लिए तनकीद हो रही है। या मैं समझता हूँ कि आपके मसाइल जब हल होंगे, जब हर आदमी जो है ना वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, तो जमात इस्लामी वाले जब बल्दियात के मौजू के बल्दियात के जो उनके ऊपर सीटें हैं, जो बल्दियात की जगहें हैं, उनको मिसाली बना दें। ठीक, जो एमकेएम है, एमकेएम इस शहर की इस वक्त 100% जो सीटें हैं, 17 सीटें इन्होंने जीती हैं नेशनल असम्बली की। एमकेएम को चाहिए था, मुझे आज तक एमकेएम की तरफ से सड़क पे एहतजाज नज़र नहीं आया, वो मासिफ एहतजाज जो बेसिकली
हुकूमत सिंध को या अरबाब इख्तियार जो लोग इस मुल्क के इख्तियार पे काबिज हैं उनको इस बात पे मजबूर करे कि वो कराची की तरफ तवज्जो दें, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम की बात सुनी नहीं जा रही, कराची से सारी सीटें एमक्यूएम को मिली है, अवाम की नुमाइंदगी इनके पास है, तो ये कराची ये उस असम्बली में बोलने के अलावा और बाकी क्या कर रहे हैं? असम्बली में बोलने से तो मसाइल हल होने नहीं है ना। आप अवाम को सड़कों पे मोबिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तमाम जो जाबिराना इकदाम हैं, जो तमाम जो मसाइल कराची के अंदर मौजूद हैं, आप मुझे बताइए ना कि पिछले 5 साल में कराची का जो नौजवान है इसको फूड पांडा और जो मतलब डिलीवरी बॉय और क्या कहते हैं इस तरह की जॉबों के अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पे कितने आईटी पार्क एमक्यूएम ने डेवलप करवा दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने डेवलप करवा दिए हैं, या जमात इस्लामी जो है वो जमात इस्लामी भी तो एक वफाक की सतह की जमात अपने आप को कहती है ना, तो उन्होंने इन मौजूदात के ऊपर अब तक कितने एहतजाज किए और कितना काम किया है? क्या कहेंगे? जी देखिए, जहां तक एमक्यूएम की बात है तो जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ का टाइम था और एमक्यूएम हुकूमत में भी थी तो 200 अरब। सर करंटली बात कर रहे थे क्योंकि करंटली बात है कि अभी जो सलमान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की और बातों में कहा कि आईटी पार्क, अमीनुल हक भाई वजीर आईटी थे, तो उसके अंदर वो उसका इब्तिदा हुआ था, वो पार्क कंप्लीट होने जा रहा है, एयरपोर्ट के साथ बन रहा है, 150 अरब से वो पार्क बन रहा है, तो जाएं उसको विजिट कर लें, इंशाल्लाह उसका जल्द इब्तिदा होने जा रहा है। कराची के अंदर वो पार्क आईटी पार्क लाने वाली कौन थी? एमक्यूएम थी। आज 20 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने, जिस पे सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है और काम बंद करवा दिए। तो अगर हम वफाक से पैसा भी लाके काम करना चाह रहे तो सिंध गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही। अब अगर आप मुझे बताएं ना, देखें आप देखें जो देखें अपना जिनके पास 100% मेजोरिटी है शहर की, उनके पास 5% भी इख्तियार नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध गवर्नमेंट हुकूमत से बाहर एमक्यूएम के एमपी असेंबली से बाहर हैं, लोगों को मोबिलाइज करें, स्कीमें दी जा रही हैं, आप उनको लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं करते फिर? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि पिछले 2 साल के अंदर आपने कितने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं, आपने कितने मासिव प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए हैं? आप देखें असेंबली की अपना कार्रवाई निकाल लें, जो चीफ मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया, अगर तब्दीली आनी होती ना, नहीं बिल्कुल 17 साल में आ चुकी होती, बिल्कुल आएगी। अब तो ये हम लोग इस बात पे कन्विंस हैं, आप भी कन्विंस है, मैं भी कन्विंस हूँ, जमात इस्लामी कन्विंस है और पीपल्स पार्टी वाले साहब भी। इंशाल्लाह आपको यकीन दिला रहा हूँ तब्दीली का आगाज शुरू हो चुका है। असेंबली के इजलासों में बात करने से तो मैं आखिरी कमेंट चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह 2026 में बड़ी तब्दीली आने जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब, सलमान रहमान साहब, लियाकत आसकानी साहब और इसके साथ साथ मोहम्मद फारूक साहब, कि आप तमाम लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़े रहे। और इसके साथ साथ ज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ तहरीरी तौर पर मंसूबे नहीं बनाए जाते, हतमी शक्ल देने के लिए सबको मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है, और ख़ास करके शहर कराची के लिए सबको कुछ ना कुछ सोचना होगा, वरना इसके बगैर शहर कराची की जो हालत ज़ार है वो अब से भी बदतर होती नजर आ जाएगी। इसके साथ ही जिंदगी और हालात ने दिया साथ, तो होगी आपसे कल फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।